हेलो दोस्तों 4-5 दिन से आपको पता है कि गाजियाबाद कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है। और वो स्ट्राइक क्यों चल रही है, उसका रीज़न क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो मेरे पास फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि ये स्ट्राइक क्यों चल रही है और किस रीज़न चल रही है। इसमें मेरा कोई तर्क नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। जो जो मेरे पास अब तक फैक्ट्स हैं उसी के हिसाब से। तो दोस्तों, स्ट्राइक चल रही है गाजियाबाद कोर्ट में। यहाँ तक कि जो बार एसोसिएशन गाजियाबाद है, मतलब राजनगर में जो बार एसोसिएशन है गाजियाबाद की, उसमें भी, और तहसील बार एसोसिएशन में भी, जो सदर तहसील परिषद गांधीनगर में है, तो दोनों ही जगह स्ट्राइक चल रही है। जिसके जो अध्यक्ष हैं, गाजियाबाद कोर्ट के जो अध्यक्ष हैं, वो है योगेंद्र कौशिक जी। और जो उनके सचिव हैं, सचिव मतलब सेक्रेटरी जो है, उनका नाम है नितिन यादव जी। और इसी तरीके से तहसील के बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, जिसमें कि उनके अध्यक्ष हैं वो है अशोक कुमार वर्मा जी। और जो सचिव हैं वो है विकास त्यागी जी। तो दोस्तों, इसी हिसाब से जितने मेरे पास डॉक्यूमेंट हैं उसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहला मेरे पास है न्यूज़पेपर की कटिंग। आपको बताया था कि न्यूज़पेपर की कटिंग है, एक बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ न्यूज़पेपर की कटिंग है क्या। यह बस न्यूज़पेपर की कटिंग है। इसमें क्या कहा गया है कि वकीलों को जेल भेजने के खिलाफ सड़क पर उतरी बार एसोसिएशन। और इसमें एक छोटे छोटे पॉइंट बताया तो हम आपको, कि जैसे इसमें लिख रखा है कि पुलिस पर हमला, वर्दी फाड़ना और पिस्तौल छीनने का प्रयास करने का है आरोप। मतलब जो वकील के ऊपर आरोप लगे हैं, जो न्यूज़पेपर की कटिंग बता रही है, वो ये बता रही है कि पुलिस पर हमला किया गया, उसकी वर्दी फाड़ी और पिस्तौल छीनने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। और उसके बाद जो उसके सेकंड पॉइंट है उसका है कि जो वकील साहब थे, वकील साहब का नाम था पवन त्यागी जी। वो बताया गया है वो मोदी नगर के भनेड़ा गांव के रहने वाले थे। और जो ये मामला ये भी वहीं का है। लूट की सूचना पर पहुंची थी पुलिस, मतलब जो पुलिस थी उसको लूट की सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस उस गांव में गई थी, बनेड़ा में। और इसमें तीसरा पॉइंट है वो है जांच में लूट की सूचना फर्जी मिली। जब जांच की गई, जो लूट की सूचना बता रही है पुलिस की, हमें सूचना मिली थी, उसके बाद हम गए थे, वो जो सूचना थी फर्जी थी। आपसी रंजिश का बता रहे हैं मामला। जो ये मामला बता रहे हैं, जो ये हड़ताल हो रही है, वकील को जो जेल भेज दिया गया, तो ये चीज़ें बता रहे हैं, ये बता रहे कि इनकी आपसी रंजिश थी। ये तो सिर्फ झूठ बोला गया है कि जांच की हमें लूट की सूचना मिली थी। और इसमें एक पांचवी चीज, इसमें एक पॉइंट और भी लिखा हुआ, पुलिस ने अधिवक्ता समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया। जो पुलिस वाले हैं उन्होंने 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिसमें कि अधिवक्ता समेत लिया। ऐसे दोस्तों, एक मैं आपको पेज दिखाता हूँ। ये तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद का है, जो वहाँ का प्रस्ताव है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 16/5/2023 का है प्रस्ताव। 16/5/2023 में तहसील बार ने क्या कहा। आज दिनांक 16/5/2023 को तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद की एक आपात बैठक अध्यक्ष जी के द्वारा आहूत की गई। इसका संचालन सचिव, जो उसके सचिव जी थे विकास त्यागी जी, के द्वारा किया गया, जिसमें दिनांक 14/5/2013 को श्री पवन त्यागी जी एडवोकेट, चैम्बर नंबर ये, सिविल कोर्ट गाजियाबाद का असंवैधानिक तरीके से, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से धारा 147, 147, 148, 506, 333, 332, 353, 394, 511, 511, 427 और 323 और प्लस में 504 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया तथा एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में भी श्री पवन त्यागी जी एडवोकेट को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश न करते हुए धारा 151 ऑफ सीआरपीसी, 106, 151 और धारा, इसमें एक और है मैं आपको बता देता हूँ, 106 प्लस में 151, 107, 116 और 151, इन तीनों धारा सीआरपीसी की, इन तीनों धाराओं के अंतर्गत उसका चालान बनाकर उसको भेज दिया गया। इसका संपूर्ण कार्यकारिणी घोर निंदा करती है। मतलब उसको मजिस्ट्रेट के पास पेश ना करके सीधा उसको डायरेक्ट जेल भेज दिया गया, तो जिसके हिसाब से स्ट्राइक की गई है। अतः आज दिनांक, जिस दिन का है 16/5/2023 का, अतः आज दिनांक 16/5/2023 को गलत तरीके से अधिवक्ता साथियों के विरुद्ध की गई पुलिस कार्रवाई कर जेल भेजने के विरोध में तहसील बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से पूर्णतः विरत रहेंगे। मतलब ये 16 तारीख की स्ट्राइक है, और जबकि ये स्ट्राइक 15 तारीख को भी की गई थी, 16 को भी की गई थी, 17 को भी, आज भी स्ट्राइक है, और प्लस ये कल 18 को भी की जाएगी।
इसका भी नोटिफिकेशन मेरे पास आ चुका है, कल के स्ट्राइक का भी। तो जैसा आज जो बार एसोसिएशन गाजियाबाद ने क्या कहा है आज की तारीख में, जो सुबह का इसकी मीटिंग है जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग बता दी है। तहसील बार एसोसिएशन गाजियाबाद का निंदा प्रस्ताव आपको बता दिया 16/5 का, और बार एसोसिएशन गाजियाबाद का प्रस्ताव जो सुबह मॉर्निंग का है मैं उसको आपको बता देता हूँ कि आज दिनांक 17/5/2023 को बार एसोसिएशन गाजियाबाद की कार्यकारिणी की मीटिंग आपात बैठक में श्री अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में आहुति की गई, जिसमें इन प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे उसको प्रस्ताव पारित किया गया दिनांक 16/5/2023, मतलब कल के लिए जो कल 16/5/2023 गया उसके लिए बताया गया है को गाजियाबाद बार एसोसिएशन कार्य से विरत रहते हुए एडवोकेट पवन त्यागी जी को धारा 151, 107 और धारा 116 जो सीआरपीसी की है में दिनांक 14/5/2023 को जेल भेजने के बाद उस पर मुकदमा अपराध संख्या जो 81/2023 है, जो थाना मुकदमा अपराध संख्या 81/2023 अपराध धारा जो जोड़ा गया है 147, 148, 506, 332, 333, 353, 394, 511, 527, 323 और 504, ये चीजें इस सेक्शन में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि इन सेक्शनों में क्या क्या बताया गया है। मतलब आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताऊंगा कि जो सेक्शन है ये कैसे कैसे सजा बताते हैं, और जो 151, 107 या 116 जोड़ी गई है सीआरपीसी की आपको क्या बताते हैं। तो धारा जो ये जोड़ी गई है आईपीसी की, और जो ये हुआ है सारी सेक्शन जोड़े गए हैं वो थाना पड़ता है निवाड़ी में पंकज त्यागी सहित 3 नामजद, मतलब 3 व्यक्ति जिनके नाम पता थे, साथ में पंकज त्यागी वह अन्य 10 से 15 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कर लिया गया, जो कि पुलिस की तानाशाही को दर्शाता है, जिसका शांतिपूर्ण तरीके से कचहरी के बाहर सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध किया गया, जिस पर पुलिस कमिश्नर गाजियाबाद के द्वारा पुलिस की कचहरी परिवार में घेराव किया गया। मतलब पुलिस वालों ने जो कचहरी थी जो पूरे में घेराव किया, और वकीलों के साथ लाठीचार्ज की पूर्ण संभावना बनी हुई है, मतलब कि लाठीचार्ज कर सकते हैं उसकी संभावना बनी हुई थी। 16/5 की बता रहे हैं। पुलिस का कोई भी वरिष्ठ अधिकारी जो है वकीलों की समस्या सुनने के लिए नहीं आया। ऐसी स्थिति में गाजियाबाद बार एसोसिएशन पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति हाईकोर्ट बेंच से समर्थन की मांग करती है, और आशा करती है कि जो पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति से जुड़े सभी बार एसोसिएशन में न्यायिक कार्रवाई। ऐसी स्थिति में गाजियाबाद बार एसोसिएशन पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति हाईकोर्ट बेंच से समर्थन की मांग करती है, और आशा करती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति से जुड़े सभी बार एसोसिएशन में न्यायिक कार्य से विरत रहने व हर स्थिति में गाजियाबाद बार एसोसिएशन का साथ देने हेतु समर्थन देने के लिए उचित दिशा निर्देश जारी करती है। बार एसोसिएशन गाजियाबाद के समस्त अधिवक्ता गण आज दिनांक 17/5/2023 को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। मतलब स्ट्राइक रहेगी आज भी। स्ट्राइक 15 तारीख की भी थी, आज स्ट्राइक 16 तारीख की भी थी, स्ट्राइक 17 तारीख की भी आज की भी है, और स्ट्राइक 18 तारीख की भी है। उसके बाद मेरे पास एक नोटिफिकेशन शाम को भी आया था ये, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि बार एसोसिएशन गाजियाबाद जो एजेंडा 17/5/2023 इवनिंग में जो आया है, मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये 2 पेज का है। आज दिनांक 17/5/2023 में बार एसोसिएशन महागार में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में पूर्व घोषित आम सभा की मीटिंग संपन्न हुई, जिसका संचालन सचिव श्री नितिन यादव द्वारा किया गया, जिसमें निम्न एजेंडा पर आम सभा के सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करने के लिए उपरांत सब सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। जो एजेंडा है आपको दिखाता हूँ, देखो ये एजेंडा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। दिनांक 15/5/2023 में थाना, मैं आपको पूरी बताता हूँ पूरा क्या केस है, इसमें पूरी चीज लिखी हुई है, हर चीज एक एक चीज के हिसाब से। दिनांक 15/5/2023 में थाना निवाड़ी की पुलिस द्वारा पवन त्यागी एडवोकेट का चालान धारा 107, 116 और 151 सीआरपीसी में करके एसीपी कार्यालय दुहाई पर पेश किया गया। जो एसीपी हैं निमिष पटेल, वहाँ की जो एसीपी निमिष पटेल ने अधिवक्ता पवन त्यागी को जेल में निरुद्ध, मतलब जेल में कैद करने की नियत से जमानत बंद पत्र, मतलब जो बॉन्ड होता है, जमानती बॉन्ड होता है, इसको बेल बॉन्ड कहते हैं, दाखिल होने के उपरांत जमानतदारों
जमानतदारों मतलब जो उसमें जो जमानत देते हैं उनमें के सत्यापन किए जाने के आदेश करके जेल भेज दिया। जबकि बार के अध्यक्ष व अन्य अधिवक्तागण द्वारा बिना सत्यापन रिहा करने को कहने पर, मतलब बिना सत्यापन के रिहा करने को कहने पर समस्त अधिवक्तागण में काफी रोष उत्पन्न हुआ तथा हजारों अधिवक्ता पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय के सामने उपस्थित होकर एसीपी की कार्यपालिका का विरोध किया तथा दिनांक 16/5/2023 को समय 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक भरी दोपहरी में धरना दिया। दोपहर सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक धरना दिया गया। अधिवक्ताओं की जायज मांग पर अधिवक्ता पवन त्यागी को रिहा किया गया। मतलब 16/5 को जो पवन त्यागी जी हैं, 15/5 को उनको मतलब पकड़ा गया था, उनको पकड़ा था और 16/5 को उनको रिहा किया गया। जबकि यह कि जब से पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जनपद गाजियाबाद में शुरू हुई है तब से पुलिस प्रशासन मनमाने ढंग से आम व्यक्तियों को धारा 107, धारा 116, धारा 151 सीआरपीसी में चलान करके जो व्यक्ति उनकी नाजायज धन की मांग को पूरी करता है तो व्यक्तिगत बंदपत्र पर छोड़ दिया जाता है, मतलब उसके पर्सनल बेनिफिट पर उसको छोड़ दिया जाता है। और जो उनकी नाजायज धन की मांग को पूरी नहीं करता उसे जेल भेज दिया जाता है। मतलब उन्होंने यही कहा है। तथा अधिवक्तागण के साथ एसीपी कार्यपाली में दुर्व्यवहार की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। मतलब जो एसीपी कार्यालय में उसमें इसी हिसाब से उसका लोगों के खिलाफ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसकी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं। तथा प्रस्ताव, अभी नीचे से प्रस्ताव भी लिखा हुआ है। प्रस्ताव में लिखा है कि यह कि आम सभा में पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद की असंवैधानिक कार्यप्रणाली की सर्वसम्मति की निंदा की गई और आम सभा में उपस्थित वरिष्ठ एवं कनिष्ठ अधिवक्तागण ने एक सुर में एसीपी निर्मिश पाटिल का कार्यक्षेत्र तत्काल प्रभाव से बदलने तथा थाना निवाड़ी के थाना अध्यक्ष व उप निरीक्षक गौरव तथा पवन त्यागी के विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज कराने में सहयोग पुलिस कांस्टेबल को निलंबित करके हाजिर लाइन करने की मांग की है। जो अधिवक्ताओं की मांग है वो यही है कि जो वहाँ के पुलिस वाले हैं और जो यहाँ पे एसीपी हैं, एसीपी साहब जो पुलिस वाले हैं और जो प्लस में थाना अध्यक्ष है, उप निरीक्षक है और जो साथ में कांस्टेबल है, उसको निलंबित करने के लिए कहा गया है। यह है कि आम सभा में, इसका सेकंड पॉइंट यह है कि आम सभा में सर्वसम्मति से पुलिस कमिश्नरेट के मततः समय समस्त एसीपी कार्यालय कार्यपालिका मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा रहे भ्रष्टाचार व असंवैधानिक प्रणाली की बाबत माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट याचिका योजित करने तथा आंदोलन की रूपरेखा बनाने हेतु सदस्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है। मतलब उसमें जो क्या है 11 सदस्यों की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है जिसका प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुंवर आयूब अली, श्री रणवीर डागर जी पूर्व एडीजीसी क्रिमिनल, श्री सतपाल यादव जी पूर्व अध्यक्ष हैं, श्री सत्येंद्र सिंह पूर्व डीजीसी सिविल, श्री भोपाल सिंह यादव, श्री मुनेश त्यागी पूर्व अध्यक्ष, श्री अनिल पंडित पूर्व अध्यक्ष, श्री शिव कुमार गुप्ता, श्री सुनील दत्त त्यागी पूर्व अध्यक्ष, श्री चंद्रकांत सिंह, श्री सुबोध त्यागी, श्री संतोष कुमार पूर्व सचिव को बनाया गया है। इसका थर्ड पॉइंट है यह है कि बार एसोसिएशन गाजियाबाद के नेतृत्व में कल दिनांक 16/5/2023 में किए गए धरना प्रदर्शन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले में बार संघ के द्वारा समर्थन पत्र दिया गया तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्र समिति मेरठ में सम्मानित चेयरमैन व महामंत्री महोदय द्वारा पुलिस आयुक्त जनपद गाजियाबाद को एक पत्र जारी करके 2 दिन के अंदर बार एसोसिएशन गाजियाबाद की जायज मांगों के बारे में कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है तथा समुचित कार्रवाई न होने पर आंदोलन की रूपरेखा अपने स्तर से करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में आंदोलन करने की घोषणा की गई है। इसी संबंध में जनपद कानपुर बार एसोसिएशन सुझावों पर विचार करके यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 18/5/2023 जो कल है में समस्त अधिवक्तागण
कार्य से विरत रहेंगे, मतलब कल भी स्ट्राइक रहेगी। ठीक है। तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट बेंच स्थापना केंद्रित समिति पंजीकृत मेरठ, जो मेरठ में बनी हुई है केंद्रीय समिति पंजीकृत के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जब अपना कोई निर्णय ले लेंगे उसके बाद ही कार्रवाई की जाएगी। बार एसोसिएशन गाजियाबाद के अध्यक्ष द्वारा सभी सदस्यों का धन्यवाद करके आम सभा की समाप्ति की घोषणा की गई है। दोस्तों, अब तक जितना भी इसमें मेरे पास नोटिफिकेशन थे या मेरे पास जो भी फैक्ट्स आए हुए थे उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी वीडियो बता दी है। ठीक है। मैं आपको ना इसके बारे में आगे इसमें जो सेक्शन लिखे हुए हैं मैं थोड़ा सा ना आपको उसके बारे में बताऊंगा कि जो आईपीसी के सेक्शन में क्या क्या उसमें बताया गया है कि जैसे 147, 146 इन सब में क्या क्या चीज़ होती है। एज ए सेक्शन 151 और साथ में 107, 116 ये क्या क्या कहते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी सी पता चले कि इन सेक्शन में क्या लिखा हुआ है कि अगर आम आदमी के ऊपर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल हो तो उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इन सेक्शन में क्या क्या है, हमारे ऊपर क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इसी तरीके सेक्शन 107 क्या कहता है, जैसे उसमें 3 सेक्शन लगे हुए थे, 107, 116 और 151 ऑफ CRPC, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इसी हिसाब से सेक्शन 107 CRPC अन्य दशाओं में परिशांति, मतलब अन्य मतलब किसी भी दशा में, परिशांति मीन्स पीस, कि किसी भी दशा में शांति कायम करने के लिए प्रतिभू मतलब सिक्योरिटी, मतलब किसी भी दशा में अगर मान लो कोई जमाव है, विधिपूर्वक जमाव है या प्लस में वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, तो उसको शांति करने के लिए अगर उसको लगता है कि भाई कौन कौन व्यक्ति उसमें इंक्लूड होगा तो उसके लिए उनको पकड़ के उनकी श्योरिटी कि भाई अगर कल कुछ भी होता है तो आप उसके गारंटर रहोगे। तो इसमें क्या है कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलने पर, क्योंकि जो ये सारी व्यवस्था बनाने वाले लॉ एंड ऑर्डर वगैरह और प्लस में जो भी दंगे होते हैं या प्लस में बलवा होता है या प्लस में विधि विरुद्ध जमाव होते हैं या किसी भी धरने देने के लिए या किस तरीके के लिए जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होता है उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इल्तिला मिलने पर, जब कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इल्तिला मिलेगी कि कोई व्यक्ति परिशांति भंग करेगा, ब्रीच ऑफ पीस, या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा मतलब डिस्टर्ब करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन टाइप को, जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए इस तरीके से, या सदोष कार्य करेगा या कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा, तो अगर यह तीनों चीज भंग हो जाती हैं तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में कार्रवाई करने के लिए प्राप्त आधार है। अगर कोई भी व्यक्ति इन तीनों चीजों को करता है तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, उसको ये कार्रवाई करने के लिए काफी पर्याप्त आधार है। तो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को उपबंधित रीतियों से, मतलब मजिस्ट्रेट जो होगा, जो रीति बताई गई है सेक्शन 107 के अकॉर्डिंग, उन्हीं रीतियों से वह कारण दर्शित करे, वह कारण बताएगा कि वो क्यों उसको उसकी सिक्योरिटी उससे मांगना चाह रहा है, कि क्या सिक्योरिटी उससे मांगना चाहता है। तो वह कारण दर्शित करे कि 1 वर्ष से अनाधिक नहीं, 1 वर्ष से अधिक नहीं, तो मतलब जो सजा होगी वो 1 वर्ष तक की दी जाएगी। जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के हाथ में पावर है वो 1 साल की सजा की पावर है। जितना मजिस्ट्रेट नियत करना ठीक समझे, जो मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है परिशांति कायम करने के लिए प्रतिभू सहित या रहित बंद पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों ना दिया जाए। तो मतलब जिसका मतलब है सिंपल सा कि कार्यपालिका को पावर होगी अगर उसको ये लगता है कि परिशांति भंग करेगा, लोक परिशांति करेगा, सदोष कार्य करेगा, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो 1 साल के लिए 1 साल की वो सजा दे सकता है, उसको पावर दी गई है। और प्लस में वो श्योरिटी लेगा जितनी उसको ठीक लगे, उसी हिसाब से श्योरिटी मांगेगा, और परिशांति को कायम रखने के लिए वो जो श्योरिटी मांगेगा वो श्योरिटी सहित भी और रहित भी, मतलब वो श्योरिटी में एक होता है पर्सनल श्योरिटी कि पर्सनल बेल बॉन्ड भर के छोड़ भी सकता है, और एक होता है कि जो श्योरिटी में वो अमाउंट डिक्लेयर किया जाता है कि 50,000, 60,000, जो 5,000, जिसके हिसाब से उसको लगता है कि कितनी हिसाब से उसने, इसमें लिखा है ना कि जितना उसको ठीक लगे उसके अकॉर्डिंग वो उसको श्योरिटी को श्योरिटी के साथ भी बोल सकता है और श्योरिटी से बिना श्योरिटी की बोल सकता है। इसलिए बंद पत्र बेल बॉन्ड निष्पादित करने के लिए, बेल बॉन्ड देने के लिए उसमें कहा गया है।
तो इसी हिसाब से इस सेक्शन के अधीन, इसके सेकंड पॉइंट है, इस सेक्शन के अधीन जो कार्यवाही करेगा मजिस्ट्रेट के सामने तब की जा सकती है, मतलब इस सेक्शन के अधीन कार्यवाही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने तब की जा सकती है या तो वह स्थान जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका हो। यह मजिस्ट्रेट की कार्यवाही के सामने जब की जाएगी जब या तो उसको लगता है कि यह परिशांति भंग होगी या विभोक्स की आशंका, ठीक है, या उसको लगता है कि डिस्टरबेंस होगी रोड पे या जमाव होगा, जब उनको शक होने लगता है तो वे मजिस्ट्रेट को बता देते हैं कि वो इस तरीके से होने वाला है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर है, या उसकी जो स्थानीय अधिकारिता है जैसे एरिया बांट देते हैं अगर उसके अंदर है तो, ठीक है। ऐसी अधिकारिता के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति, उस अधिकारिता के अंदर अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी अधिकारिता के परे परिशांति भंग करेगा, मान लो कि एक एरिया में रहता है और वो बी एरिया में, मतलब बी के एरिया में जाकर परिशांति भंग करता है, तो भी वैसे माना जाए कि वो ए की जो ए में, जहां वो ए के एरिया में रह रहा है तो लोग परिशांति भंग करेगा, तो मतलब वो डिस्टर्ब करेगा पब्लिक, तो उसमें उसके बाद या कोई सदोष कार्य करेगा, वो ये जो कोई रॉन्गफुल एक्ट करेगा। तो सेक्शन 107 यही कहता है कि मजिस्ट्रेट को पावर बताई गई है, क्या क्या पावर है, और मजिस्ट्रेट के पावर के साथ उसको बताई गई है कि वो सिक्योरिटी कैसे देगा, कैसे उसको सिक्योरिटी, उसका बेल बॉन्ड बताया जाएगा, वो बॉन्ड के हिसाब से भरेगा, और प्लस में किस किस पार्ट पे और किस किस एरिया में वो अपनी जो पावर है वो यूज करेगा। ऐसे ही सेक्शन 116 सीआरपीसी क्या कहती है, इल्तिला, इल्तिला मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन इल्तिला की सच्चाई के बारे में जांच, मतलब जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बारे में जांच कैसे करेगा, उसकी सच्चाई की जांच कैसे की जाएगी, मतलब उसकी इंक्वायरी कैसे की जाएगी। जब धारा 111, जब सेक्शन 111 आदेश का दिया जाना, मतलब जब वो आदेश देगा तो आदेश किसी भी व्यक्ति को, जो आदेश होगा वो किसी भी व्यक्ति को जो न्यायालय में उपस्थित है, जो कोर्ट में व्यक्ति उपस्थित है, किसी को भी धारा 112 न्यायालय में उपस्थित व्यक्तियों के बारे में परिक्रिया में उस आदेश को पढ़कर सुनाया जाएगा। मतलब सेक्शन 116 कहता है कि इंफॉर्मेशन की सच्चाई के बारे में जांच की, ये इंफॉर्मेशन सच्ची है झूठी है, तो उसके लिए जो बताया गया उसे बताया गया सब सेक्शन 111 है वो आदेश को दिया जाना बताया था कि आदेश किसको दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से बताया गया जो न्यायालय में उपस्थित होगा उसको आदेश दिया जाएगा। और अथवा 112 में क्या उसका बात बताया गया कि 112 में जो न्यायालय के उपस्थित व्यक्तियों के बारे में परिक्रिया है कि उस आदेश को पढ़कर सुनाया जाएगा तथा सार भी बतलाया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति उस न्यायालय में उपस्थित है, जो व्यक्ति उस न्यायालय में उपस्थित है, जो उसका सार होगा, जो उसका आदेश होगा वो उसको पढ़कर सुनाया भी जाएगा और उसका सार भी बताया जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी कि जो आपके आदेश में क्या क्या दिया गया है सच्चाई को जानने के लिए, अथवा सार भी बताया जाएगा। अथवा कोई व्यक्ति धारा 113 113 ऐसे व्यक्ति के बारे में सम्मन या वारंट जो उपस्थित नहीं है, मतलब जो व्यक्ति कोर्ट में नहीं है या न्यायालय में मौजूद नहीं है, ऊपर देखो 112 में उपस्थित है, 111 में सिंपल सा कहा है कि जो मजिस्ट्रेट है वो आदेश देगा, 112 में कहा गया है कि अगर वो व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित है तो उसके सामने उस आदेश को बताया जाएगा, सुनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और प्लस में उसका सार समझाया जाएगा। और जो 113 में कहा गया, 113 में ऐसा कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो सम्मन और वारंट जो सम्मन और वारंट के बारे में बात हुई है उसे उपस्थित नहीं है, मतलब उपस्थित नहीं है कोर्ट में, वो उपस्थित नहीं है, तो इसी में बताया गया उपस्थित नहीं है, जारी किए गए सम्मन या वारंट के अनुपालन या निष्पादन में मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिरी है यह लाया जाएगा। मतलब जो उस व्यक्ति होगा जो मजिस्ट्रेट के सामने अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसके नाम का सम्मन निकाला जाएगा और उसके नाम का वारंट निकाला जाएगा या वारंट निकाला जाएगा, और जो वारंट निकालेंगे उसको अनुपालन कराना या तथा उसको निष्पादित कराना, और उसको निष्पादित करके मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना और उसको लाया जाना। मजिस्ट्रेट इल्तिला की सच्चाई के बारे में जांच करेगा, जिसके आधार पर साक्ष्य लेगा, साक्ष्य मतलब जिसके आधार पर वो एविडेंस लेगा जो उसे आवश्यक लगे। और सेक्शन 116 ये कहता है कि अगर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, इन्फॉर्मेशन की आपको पता लगनी चाहिए कि सच्चाई क्या है, तो उसके ये चीजें भी बता रहा हूँ, और इसमें भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि उसमें कौन कौन से पॉइंट बताए गए हैं। दोस्तों उसका सेकंड पॉइंट है ऐसी जांच यथासाध्य है, मतलब जल्द से जल्द उसी रीति से की जाएगी जो सम्मन मामलों के विचारण और साक्ष्य का अभिलेख, मतलब रिकॉर्डिंग एविडेंस के लिए इसके लिए पश्चात विहित है। मतलब ऐसी कोई भी जांच होगी, जो भी जांच होगी इस तरह की वो जल्दी जल्दी की जाएगी उस रीतियों से,
उन्हीं रीति से जो की जाएगी, जो सम्मन के मामलों में विचारण होगी या साक्ष्य के अभिलेख की जल्दी जल्दी एविडेंस दे दी जाए और इसके पश्चात विहित की जाएगी। तो मतलब जो भी कोई जांच होगी वो जल्दी से जल्द की जाएगी। सिंपल सा आप याद रखना इसमें। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वह उपधारा 1, जो मैंने पीछे उपधारा 1 पढ़ाई है, उसके अधीन जांच प्रारंभ होने के पश्चात और उसकी समाप्ति से पूर्व, मतलब स्टार्ट होने के पहले स्टार्ट होने के बाद और उसकी समाप्ति से पहले यदि मजिस्ट्रेट समझता है कि परिशांति भंग का, जो आपको पीछे बताया था, लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने का या किसी अपराध के निवारण करने का, कि अपराध को जल्द उसका निवारण हो, उसका जो रिजल्ट हो जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है ना, एग्जीक्यूट जल्द से जल्द हो जाए वो, और उसकी सुरक्षा के लिए तुरंत उपाय करने का, कि जो लोगों की सुरक्षा है, लोक सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द उपाय करने का। तो यह ऐसे कारणों से जिन्हें लेखबद्ध किया गया है, लेखबद्ध मतलब इसको रिकॉर्ड किया गया है, उन व्यक्तियों को जिसके बने धारा 111 आदेश का दिया जाना, मैंने आपको जो पीछे पढ़ाया था, ठीक है ना, उसके अधीन आदेश देगा, निर्देश देगा कि वह जांच समाप्त होने तक परिशांति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए प्रतिभू को सहित या रहित बंद पत्र निष्पादन करे। मतलब जो भी वो जांच, जो भी सेक्शन 111 में, धारा 111 में जो भी जांच दी गई है, उसके हिसाब से ये निर्देश देगा कि जो भी जांच आप कर रहे हो उसको जल्दी जल्दी समाप्त करें और परिशांति भंग होने से पहले करें और उसको सदाचारी बना रखें। मतलब उसका जो बिहेवियर है गुड सही रखें, गुड बिहेवियर टाइप रखें। तो उसकी प्रतिभू, उसमें जब प्रतिभू जो होगी श्योरिटी होगी, वो रहित श्योरिटी साथ में या बिना श्योरिटी के उसको निष्पादन करें। और जब तक ऐसे बंद पत्र जो बेल बॉन्ड है निष्पादन नहीं कर दिए जाते हैं, निष्पादन में परिक्रम होने की दशा में जब तक जांच समाप्त नहीं हो जाती है, उसे अभिरक्षा में रखेंगे। मतलब जब तक वो जो बेल बॉन्ड है, वो जो बेल बॉन्ड उसने दिए हैं उसको निष्पादन नहीं कर देता, या उसे उसकी जांच समाप्त नहीं हो जाती, जो उसकी इंक्वायरी वो अगर खत्म नहीं हो जाती, तो उसको अपनी अभिरक्षा में रखें। परंतु उसमें परंतु दिया गया है कि ऐसे व्यक्तियों को जिसके विरुद्ध धारा 108 राजद्रोह बातें को फैलाने वाले व्यक्तियों सदाचार, मतलब उसको गुड बिहेवियर के लिए प्रतिभू, मतलब जो भी कोई राजद्रोह के बारे में जो बातें फैलाएगा उसके 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 लिए जो श्योरिटी वो, और धारा 109 जो संदिग्ध व्यक्ति होंगे, मतलब सस्पेक्टेड पर्सन जो होते हैं, से सदाचार के लिए प्रतिभू, या धारा 110 में अभ्यासिक अपराधी, मतलब हैबिचुअल ऑफेंडर से सदाचार के लिए प्रतिभू, मतलब उसके बिहेवियर के लिए, सेफ्टी के लिए बताया गया है इसके कि अधीन कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। तो उसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसका बिहेवियर अच्छा है, तो हम उसको बिहेवियर जो अच्छा है तो उसको आप क्यों उस चीज़ में रख रहे हो कि या भाई क्यों उसको, जैसे मान लो कि दंगे हो जाते हैं, दंगे में क्या होता है, पहले हैबिचुअल ऑफेंडर को पुलिस वाले पकड़ते हैं कि बिकॉज क्या पता उसके वजह से हूँ, या कोई सस्पेक्टेड पर्सन होते हैं कि जिसको देखने लगता है कि क्या पता यही व्यक्ति हो। और तीसरा जो होता है जो राजद्रोह की बात करता हो कि ऐसे देश को तोड़ने की, देश को बिगाड़ने की बात करता हो, तो उसके लिए जो होगा अधीन कार्रवाई नहीं की जाएगी। सदाचारी बने रहने के लिए बंद पत्र निष्पादन करने के लिए निर्देश नहीं दिए जाएंगे। मतलब उसको कोई बंद पत्र जो उसको सीधा डायरेक्ट पकड़ ले जाएगा। ऐसे बंद पत्र की शर्तें चाहे वे उनकी रकम के बारे में हो, मतलब जो बंद पत्र है, जो भी बेल बॉन्ड है, उसकी जो रकम के बारे में हो, या उसकी प्रतिभू, उसकी सिक्योरिटी को लेके हो, या उसकी संख्या हो, कोई भी उसकी कोई भी संख्या हो, उसके दायित्व, उसकी कोई भी लायबिलिटी हो, धन संबंधी सीमा के बारे में हो। मतलब जो ऐसे बेल बॉन्ड दिए जाएंगे, चाहे वे उसकी रकम के बारे में हो, मतलब उसकी अमाउंट के बारे में हो, या उसकी प्रतिभू के बारे में, उसकी सिक्योरिटी के बारे में हो, या उसकी संख्या के बारे में हो, या उसके लायबिलिटी के बारे में हो, जो उसके धन से संबंधित सीमा है उसके बारे में हो। यही चौथा पॉइंट है। फोर्थ, यह तथ्य कि कोई बात अभ्यासिक अपराधी है, यही कोई बात कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है, या ऐसे दुस्साहसिक, डिस्परेट, या कोई भयंकर है, मतलब या कोई इस तरह का हो, कोई डिस्पैरेट हो, या कोई भयंकर व्यक्ति हो कि उसका प्रतिभू के बिना स्वच्छ रहना समाज के लिए परिसंकट में है। मतलब वो अगर ये कहे कि जो उसकी स्वच्छ रहना समाज के संकट में है, कि जो उसकी सिक्योरिटी है उसके बिना सिक्योरिटी दिए वो अगर समाज में रहेगा तो समाज के लिए वह खतरा है। साधारण ख्याति के एविडेंस से या अन्यथा साबित किया जा सकता है। कोई भी एक साधारण एविडेंस होगा उसके जो अन्यथा साबित किया जा सकता है, जो उसका साधारण एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग उसको साबित किया जा सकता है कि भाई ये वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी डेंजर है, या थोड़ा सा डिस्पाइट है, तो थोड़ा परेशान व्यक्ति है, या हैबिचुअल ऑफेंडर है, तो उसके लिए बताया गया है। जहाँ दो या अधिक व्यक्ति जांच के लिए अधीन विषयों में संयुक्त है, जहाँ दो या अधिक व्यक्ति, दो होंगे या उससे अधिक व्यक्ति होंगे जिसके ऊपर इंक्वायरी चल रही होगी, उस विषय में एक साथ रहते हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट एक ही जांच या पृथक जांचों में जैसा वह
न्याय संगत समझे उसके बारे में कार्रवाई कर सकता है। मतलब जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं और उनके साथ वो दोनों सहयोगी हैं, एक साथ काम करते हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट को पावर है कि वह या तो उनकी जांच अलग अलग कर सकता है या वो उनकी जांच एक साथ कर सकता है, जो उसको न्याय के लिए ठीक लगे उसके बारे में कार्रवाई वो कर सकता है। इसमें पॉइंट 6 है कि इस धारा में जांच जो इस सेक्शन की जांच है उसमें 6 माह के अंदर पूरी करनी होगी। जो जांच होगी 6 महीने के अंदर वो पूरी करनी होगी। यदि जांच पूरी नहीं की जाती है, यदि 6 महीने में जांच पूरी नहीं की जाती है, तो इस अध्याय के अंदर कार्यवाही की अवधि की समाप्ति पर खत्म कर दिया जाएगा। तो जो उसकी जो भी उसकी कार्रवाई को 6 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं की जाती है, तो वो जांच वहीं पर रोक दी जाएगी और उस जांच को वहीं पे खत्म कर दिया जाएगा। जब तक विशेष कारणों के आधार पर अगर कोई स्पेसिफाई उसमें कुछ रीजन है तो उसके आधार पर लेखबंद किए जाएंगे। उसके जो मतलब स्पेसिफाई आधार है, मतलब जो उसके स्पेसिफाई आधार में उसको लेखबंद उसको रिकॉर्ड किए जाएंगे। मजिस्ट्रेट निर्देश नहीं करता है। अगर मजिस्ट्रेट उसमें कोई निर्देश नहीं करता है तो वो स्पेसिफाई जो उसके कारण है, उसके आधार हैं, वो नहीं माने जाएंगे। दोस्तों इसी हिसाब से सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी क्या कहता है, संज्ञान अपराध मतलब कोग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं का किया जाना और रोकने के लिए गिरफ्तार, ठीक है ना। पुलिस अधिकारी को अगर संज्ञान अपराध का पता चलता है, अगर कोई भी पुलिस अधिकारी उसको ऐसा लगता है कि संज्ञान अपराध का उसको पता चल रहा है कि संज्ञान अपराध हो रहा है, तो वह उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। तो जो पुलिस वाला अधिकारी होगा, पुलिस अधिकारी होगा, वो उस व्यक्ति को बिना किसी मजिस्ट्रेट के पूछे और बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। जिस अधिकारी को ऐसा लगता है अपराध का किया जाना अन्यथा नहीं रोका जा सकता, मतलब अपराध का जो किया जाना है उसको रोका नहीं जा सकता, पर लेकिन अगर उसको लगता है कि ये अपराध कर रहा है या करने वाला है तो उसको वो रोक सकता है बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट के। इसी हिसाब से जो सेकंड इसका पॉइंट है उपधारा 1 के अधीन, जैसे उपधारा 1 बताया गया है, उपधारा मतलब सबसेक्शन 1 के ऊपर है, सबसेक्शन 1 है, ये 2 है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे की अवधि से ज्यादा नहीं रखा जाएगा। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है तो जो उसकी गिरफ्तारी है उसके 24 घंटे के अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। 24 घंटे की ही बताएगी कि 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना ही करना है। तो इसी हिसाब से बस आपको समझाने के लिए था सेक्शन 51 इसी तरीके से था। देखो जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा सीआरपीसी में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि हर एक वर्ड के साथ और हर एक पॉइंट के साथ। तो इसी हिसाब से मैंने आईपीसी के बताए हैं आपको, जैसे उसमें लिखा होता है सेक्शन 147। तो 147 आईपीसी में क्या होता है, उसको बोलते हैं बलवा, मतलब रॉइट्स। बलवे करने के लिए दंड, उसको दंड कितना है, 2 साल का दंड दिया गया है, 2 साल का कारावास है और जुर्माना है या दोनों है, या 2 साल का दंड मिलेगा या जुर्माना मिलेगा या दोनों ही मिलेंगे। और उसका जो इसके प्रयोग को परिभाषित किया गया वो सेक्शन 146 में किया गया। 146 में क्या बोलता है, 5 अधिक व्यक्ति होने पर 5 अधिक व्यक्ति उसमें चाहिए। विधि विरुद्ध जमाव सेक्शन 141, विधि विरुद्ध जमाव सेक्शन 141 है। विधि विरुद्ध उद्देश्य जो मैं आपको बताया था सेक्शन 149। बल एवं हिंसा का प्रयोग, समान उद्देश्य कॉमन इंटेंशन, ये 5 चीजें होनी बहुत जरूरी है बलवा करने के लिए। इसी हिसाब से आपको छोटे सा याद रखना है कि बलवे में 5 व्यक्ति चाहिए, 5 या 5 से अधिक, और उसका जो जमाव हो विधि विरुद्ध जमाव हो, और उसका विधि विरुद्ध जमाव उन सबका उद्देश्य सेम हो, और उसमें बल का इस्तेमाल किया गया और उसमें बल का इस्तेमाल करने का हिंसा का प्रयोग हुआ हो, और सामान्य उद्देश्य उन सबका कॉमन इंटेंशन हो। तो इसी हिसाब से सेक्शन 147 एप्लीकेबल उसमें की गई है। जो मैंने आपसे पीछे बताया था कि आईपीसी कौन कौन से सेक्शन लागू किए गए हैं, तो उसके हिसाब से बलवा का यूज किया गया है। सेक्शन 148 इसी हिसाब से 148 भी इस्तेमाल की गई है। घातक आयुध से सर्जित होकर हमला करना, मतलब किसी भी घातक आयुध को लेकर उस पर हमला करना। जो उसमें जो दूसरी धारा लगाई है पुलिस वालों ने वो इसी के अकॉर्डिंग लगाई है। मृत्यु कारित होने की संभावना हो, अगर उसको लगता है कि जो उसका घातक आयुध जो मतलब उसके पास आर्म्स वगैरह हैं उससे मृत्यु कारित करने की उसकी संभाव्यता हो, तो उसमें जो उसके पास हम वो घातक आयुध होंगे तो उसके हिसाब से 3 साल का कारावास लगेगा या जुर्माना लगेगा, दोनों में से, या दोनों ही लग सकते हैं, उस हिसाब से सजा दी गई है, ठीक है ना। इस वजह से 332 भी एक सेक्शन लगा हुआ। 332 क्या कहता है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोप्रत करने के लिए स्वेच्छा उपत्ति कारित करना, मतलब जो लोक सेवक होगा उसका कर्तव्य जो उसकी ड्यूटी है, अगर उसको करने से उसके बाद मारपीट करता है वो उस ड्यूटी के दौरान, कोई भी अदर व्यक्ति अगर पुलिस वाले के साथ या लोक सेवक कोई भी होगा, पब्लिक सर्वेंट जो भी है, उसके साथ उसकी ड्यूटी के टाइम पे अगर कोई भी उससे लड़ाई झगड़ा करता है, घोर उपत्ति करता है, उसके साथ उपत्ति करता है, तो उसके लिए 3 साल की सजा है
और जुर्माना है या दोनों। ठीक है, मतलब पब्लिक सर्वेंट जो होगा उसके साथ लड़ना झगड़ना, उसके हिसाब से 3 साल की सजा है और उस पर जुर्माना है या दोनों है। इसी तरह सेक्शन 333 333 क्या कहता है? 333 कहता है, वैसे मैंने तो खाली दंड के बारे में लिखा है क्योंकि सेक्शन 333 इसी तरीके से कहता है, लोक सेवक को अपने कर्तव्य से व्योपरत करने के लिए स्वच्छता उपतिकारित करना, तो ये वाला हो गया। उसमें स्वच्छता घोर उपतिकारित करना, मतलब ये तो उपतिकारित करना एक नॉर्मल होगा कि भाई लड़ता है झगड़ता है, उसके बाद घोरपति करना मतलब होता है कि उसको मारता इस तरीके से है कि उसके काफी ज्यादा चोटें लग जाती हैं, तो उस हिसाब से जोड़ा हुआ है, जिसमें कि जो सजा बताई गई है वो 10 साल की बताई गई है या जुर्माना या दोनों। इसी हिसाब से सेक्शन 353 में क्या है कि हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। सेक्शन 353 कहता है कि अगर कोई हमला कर रहा है, मतलब लोक सेवक को, ये भी इसमें भी इसको याद रखना, यही ऊपर वाली लाइन जुड़ती है क्योंकि सब सेक्शन एक जैसे ही बनाए गए हैं। इसमें बोलता है लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भरोप्रत करने के लिए उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो उसी हिसाब से जो उस पर हमला करते हैं या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ उसको 2 साल की सजा दी गई है या जुर्माना या दोनों। और सेक्शन 394 क्या कहता है? सेक्शन 394 कहता है लूट करने के स्वच्छता उपतिकारित करना। अगर लूट के टाइम पे जैसे कोई लूट कर रहा है और उसको मारता पीटता लूट करने के लिए, तो उसमें क्या कहा गया, अगर वो लूट करेगा या लूट करने का प्रयत्न करेगा, इसे प्रयत्न करने पे भी सजा है, तो इसमें दंड दिया गया आजीवन कारावास का दंड है या कठिन कारावास है। जो कठिन कारावास होगा उसकी जो सीमा है वो है, जो उसकी अवधि है वो 10 वर्ष 10 ईयर्स के लिए, और उसमें जुर्माना इंक्लूड है। तो इस तरीके से जो भी पुलिस वालों ने उन वकील साहब के ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल मतलब सेक्शन लगाए हुए हैं उस एफआईआर में, तो उसमें ये सेक्शन है 147, 148, 332, 333, 353, 394 और आगे इसमें 3-4 सेक्शन और भी हैं जो मैं आपको भी बताऊं। दोस्तों इसमें एक अगला सेक्शन था सेक्शन 511 511 सेक्शन। इसमें बताया गया आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों करने के प्रयत्न के लिए दंड। मतलब जो आजीवन कारावास है या उससे कोई अन्य कारावास है, जो उसमें दंडनीय अपराध है उसको करने का प्रयत्न, मतलब प्रयत्न के बारे में बताया गया है मेन, कि अगर वो किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न करेगा तो उसके लिए क्या दंड होगा। आजीवन कारावास से आधे तक, या तो आजीवन कारावास से उसके आधे तक, या उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक। मतलब जो उसने अपराध किया है उससे जो उपबंधित सबसे कम अवधि के जो वो होंगे कारावास होंगे उस तक, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, या दोनों से। ये सिंपल से बताया गया है, आप सिंपल छोटी सी समझना कि जो आजीवन कारावास है या उसके अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों करने के लिए प्रयत्न के लिए, कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा अपराध करता है कि जो आजीवन कारावास की उसकी अगर जो सीमा है वो सीमा में आजीवन कारावास आता है, या फिर ऐसा कोई वो कार्यकर्ता कारावास देता है जो दंडनीय है पर लेकिन आईपीसी में कहीं लिखा हुआ नहीं है, पर लेकिन फिर भी वो अपराध दंडनीय है। अगर वो दंडनीय है तो वो उसने जो उसके लिए उसने प्रयत्न करा है, अगर वो प्रयत्न करता है तो फिर वो उसके हिसाब से उसका आधा हो जाएगा, और अगर वो उसको जो अपराध कर रहा है उसका वो पूरा कर देता है तो वो आजीवन कारावास तक के अंदर जाएगा। पर ये देखा जाएगा कि जो उसने अपराध किया वो किस तरह का अपराध है। दोस्तों इसी तरह सेक्शन 427 क्या बोलता है, रिस्टी। रिस्टी जैसे 50 रुपए का नुकसान, मतलब इसमें क्या बोला गया, जो रिस्टी होती है उसमें 50 रुपए के नुकसान से जो अधिक नुकसान होता है तो उसमें रिस्टी लगता है, जिसको मिसचिफ बोलते हैं। इसमें सिंपल सा यही है कि जिसमें लिखा हुआ है कि रिस्टी जैसे 50 रुपए के नुकसान से अधिक नुकसान होता है, उससे ऊपर जो नुकसान होता है तो उसमें रिस्टी लगता है। उसमें जो सजा है वो 2 साल की है, जुर्माना है, दोनों है। 50 रुपए से कम का होगा तो रिस्टी के लिए अलग होगा, और 50 रुपए से ऊपर है तो उसमें जो सजा होगी 2 साल की होगी। जुर्माना की मान लो कि सिंपल सा एक मान लो कि किसी की कोई चीज़ 60 रुपए की है और वो टूट जाती है, वो सेक्शन 427 में आ जाती है, उसको 2 लाख की सजा है। इस हिसाब से दोस्तों सेक्शन 323 स्वच्छता उपतिकारित करना। इसमें होता है स्वच्छता उपति में कौन कौन चीजें मेन है, शारीरिक पीड़ा और रोग, कोई बीमारी, और अंग शैथिल्य। इसका मतलब होता है, शैथिल्य का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा घाव देना जिसकी वजह से उस व्यक्ति का वो अंग ढंग से काम ना कर पाए,
ऐसी रोग मतलब ऐसी कोई बीमारी उसके हो जाना। शारीरिक पीड़ा मतलब आपने उसके थप्पड़ मारा, लात मारी, मुक्का मारा और उसके शरीर में वो चीज़ दिक्कत कर गई। तो जो इसमें दी गई है वो दी गई है 1 साल की सजा और जुर्माना या दोनों। दोस्तों ये जो सेक्शन 504 है, 504 बोलता है कि लोक शांति, यह लोक शांति भंग करने के, प्रकोपित करने के आशय से अपमान। मतलब लोगों की शांति होती है इन द सेंस कि आप कहीं बाहर हो और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, वहां पे जो आप कुछ भी मतलब लड़ाई झगड़ा करोगे या इस तरीके से और उसकी इंटेंशनली करोगे तो उससे जो अपमान होता है उसके लिए बताया गया है इसमें कि मान लो कोई भी आदमी है, आप वहां पे लड़ते हो और उसको अपमान लगता है उस चीज के लिए, तो जो लोगों के बीच में है वो, तो उसके लिए ये बताया गया है कि इसमें जो सजा है वो 2 साल की है और जुर्माना है या दोनों। दोस्तों मैंने आपको बता दिया जितने भी सेक्शन थे और प्लस में सीआरपीसी में जो भी उसका प्रोसीजर था वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया है इसमें। और वैसे तो मैं अपनी रेगुलर वीडियो बना ही रहा हूँ आईपीसी के भी ऊपर, सीआरपीसी के ऊपर, इसके बाद बनाऊंगा। इसके बाद मेरा अगला ही जो एक्ट होगा वो सीआरपीसी होगा। तो इसी हिसाब से दोस्तों, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे गाजियाबाद कोर्ट में स्ट्राइक चल रही है अभी फिलहाल, और जो अब मैंने बस फिलहाल एक नोटिफिकेशन हो रहा है जो साकेत बार का आया है, साकेत बार के लिए भी, साकेत बार में भी 18 तारीख को स्ट्राइक रहने वाली है। बिकॉज साकेत बार में भी ऐसी ही एक मामला सामने आया है जैसे पुलिस वालों की और वकीलों की, वकील मतलब एक वकील है जो गौरव गुप्ता नाम है उसका आई थिंक, उसकी और प्लस में पुलिस वालों की के बीच में लड़ाई हुई है। तो इसलिए साकेत बार ने भी अपनी स्ट्राइक की हुई है और प्लस में गाजियाबाद कोर्ट ने भी अपनी स्ट्राइक की हुई है। तो दोस्तों मुझे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और आपको अगर लगता है कि भाई वीडियो में ठीक बनाया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लस मेरी वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू।